यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होना चाहिए। तो दो तीन फैक्टर है, या तो आप एडमिशन लोगे तो इस साल आप फर्स्ट ईयर में हो मान लो, तो क्या आप पेपर दे सकते हो? यस, आप बिल्कुल पेपर दे सकते हो। आप सेकेंड ईयर में हो तो क्या आप पेपर दे सकते हो? यस, आप बिल्कुल पेपर दे सकते हो। क्या आप पास आउट हो तो भी आप पेपर दे सकते हो? यस, बिल्कुल आप पेपर दे सकते हो। बहुत से लोगों को बस कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वो ये सोचते हैं कि यार मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने इसी साल एडमिशन लिया है तो मैं दूंगा कैसे? नहीं, पेपर आप दे सकते हो, और अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लिए तो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बेसिकली एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो वो सर्टिफिकेट ना 2 साल तक वैलिड रहता है। तो ज़रूरी क्या होता है कि 2 साल के अंदर आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने मास्टर्स में एडमिशन इमीडिएटली लिया है तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज मास्टर्स में एडमिशन लिया ना, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आज ही मैंने किसी पीजी के कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है तो वेरी नेक्स्ट डे से, कल से ही मैं यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक उसका फॉर्म फिल करोगे, क्वालिफाई करोगे, रिजल्ट आएगा, तो ऑलमोस्ट उस प्रोसेस में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, फिर जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस पर्टिकुलर डेट से आपको 2 साल का समय मिलता है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट करने के लिए। जो भी जनरल कैंडिडेट होते हैं, जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि 55% मार्क्स के साथ उनका डिग्री कंप्लीट हो। ठीक है, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, और जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन रहता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स भी रहता है, तो ऐसे लोग जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें बात क्या समझना है कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और आपने पीजी के डिग्री में आज एडमिशन लिया है तो नेक्स्ट डे से, कल से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत जगह जब आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो लिखेगा अपियरिंग ईयर में होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग बताने लगते हैं कि नहीं नहीं, जब फाइनल ईयर में रहोगे तभी आप भर सकते हो। ध्यान देना, ये सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ पे लागू होता है। जो बात मैं कह रहा हूँ, ये जो भी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये यूजीसी नेट जेआरएफ पर ही लागू होता है। ये नहीं किसी और एग्जाम में घुस गए कि अपेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो फाइनल ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर में, वो भी अप्लाई कर सकता है। नहीं, ये बात जो मैं कह रहा हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ पर ही लागू होता है। यूजीसी नेट जेआरएफ में ऐसे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। मैंने खुद 2018 में जब पहली बार पास किया था तो मैं उस साल मास्टर्स में एडमिशन लिया था। ठीक है, उसी साल एडमिशन लिया था। लेट से मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था और दिसंबर में मेरा पेपर हुआ था। स्टिल रिमेंबर कि 8 या 12 दिसंबर के अराउंड पेपर था, या आई गेस 30 दिसंबर को था, क्या जो भी कुछ था। ठीक है, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर के अराउंड था, और 1 महीने के अंदर भी रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो उसको जब मैंने दिया था तो क्वालिफाई हो जाता है। तो आपके सर्टिफिकेट पे बाकायदा लिख के आता है कि ये कैंडिडेट जो है प्रोविजनली एलिजिबल है, कि 2 साल के बाद जो है मतलब 2 साल के अंदर इसको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है 55% मार्क्स के साथ। और अमूमन अगर आप नेट जेआरएफ अगर पास करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब डूएबल है, किया जा सकता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, देखो यार, कुतर्क देने वाले, डिस्कशन करने वाले, डिबेट करने वाले ये भी कहते हैं कि, मतलब आजकल मैंने देखा कि ये डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि सरकार चाहती है कि बेरोजगार कराने से अच्छा है कि पीजी करो, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करो और उसी में उलझे रहो। बेसिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं है। बेसिकली है क्या ना, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का एस्पिरेशन ऐसा बना हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का एस्पिरेशन जो है उसमें गलत तरीके से बना हुआ है। गलत तरीके से बना क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए करियर में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कैंडिडेट क्या करता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में एनरोल करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेसिकली होता क्या है कि कैंडिडेट कुछ नहीं कर पाता है तो क्या करता है, पीजी के कोर्स में एनरोल करता है। तो एक तो पहले ही कुछ कर नहीं पा रहे थे तो टाइम पास के लिए पीजी के कोर्स में एनरोल कर लिए, क्या करें तो पीजी कर लेते हैं। अब क्या करें तो नेट जेआरएफ के कोर्स में एनरोल कर लेते हैं। तो अब होता क्या है ना, कहीं से भी उसको रिसर्च का आर भी नहीं पता होता है कि रिसर्च में बेसिकली रिसर्च है क्या। मतलब ठीक से अगर मैं कह दूं कि रिसर्च क्या हो सकता है, और सोशल साइंस का अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है, मान लो कोई बच्चा साइंस का सब्जेक्ट रखा हो, तब तो फिर भी समझ में आ रहा है। कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो किसी बच्चे का, और मैं कह दूं कि कोई रिसर्च प्रपोजल बनाओ, क्या रिसर्च करना चाहते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी क्लूलेस कि व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च दे वांट टू डू। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्लूलेस रहते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप उस तरह से क्लूलेस रहोगे ना, तो आपको जानते हो क्या लगेगा कि अच्छा यार, हम इसमें किसी तरह से एडमिशन ले लेते हैं, और अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या करना है, 1-2 साल अपना स्कॉलरशिप मिलता रहेगा, और उधर हम अपना एसएससी, बैंक, दुनिया भर का बीएड और ये सब करके जो है इधर उधर तैयारी वारी के नाम पे टाइम पास करते रहेंगे। ठीक है, बेसिकली वो जो माइंड में ये स्ट्रैटेजी रहती है ना, तभी दिक्कत आता है। अदरवाइज जो रिसर्च का करियर है, पहला चीज़ तो वो इतना ईजी नहीं होता है, दूसरा बहुत ही फ्लरिशिंग करियर है, बहुत ही टाइम टेकिंग है।
तो हाँ जी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, रिसर्च का करियर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है जब भी कोई कैंडिडेट पास आउट होकर आएगा और थोड़ा भी रिसर्च वाले में कुछ आप बहुत बेहतर सा चीज़ डिकोड कर लेते हो, कुछ भी आपके अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं, तो आप श्योरली बहुत अच्छा कर पाओगे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जब मैं जेएनयू में पीएचडी का इंटरव्यू देने गया था, तो उसमें मैंने प्रपोजल में क्या रखा था कि कि आज़ादी से पहले, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले जो जो बुर्जुआसी क्लास था और जो रिच क्लास था और जो पुअर क्लास था, उसके बीच में जो गैप है ना, आई मीन जो अमीर आदमी है वो और अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब आदमी है और गरीब बनता जा रहा है, ये भी अपने आप में एक लॉजिकल फैलेसी वाला स्टेटमेंट है, लेकिन चलिए ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने उसमें एक रिसर्च प्रपोजल ये दिया कि हम ये इवेल्युएट करेंगे क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसा ही है, क्योंकि जैसे मेरा ये मानना है कि अगर 2, 4, 5% छोड़ दिया जाए तो जो लोग जिनके पूर्वज अमीर थे वो आज भी अमीर हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी कुछ अच्छा ही काम कर रही है। जिनके पूर्वज गरीब थे और नॉर्मल लोअर क्लास में थे, तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो लिटरली कुछ बदलाव ला पाए हैं। हार्डली 2%, 3% लोग ही ऐसे होंगे जिनका पिछला पीढ़ी गरीब रहा हो तो वो इस पीढ़ी में अमीर हो। तो ये एक रिसर्च होगा, ठीक है, ये इस पर हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च कैसे करोगे? सोसाइटी में जाओगे, हर वर्ग, हर मतलब कह लो इंडिया के बहुत सारे डेवलप्ड सिटीज़ में जाओगे, अंडर डेवलप्ड सिटीज़ में जाओगे, और सभी इस तरह के वर्ग के लोगों से बात करोगे कि आप, अच्छा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, आपको क्या पता है अपने फैमिली के बारे में। ये एक रिसर्च का प्रपोजल हो गया, ठीक है। सोसाइटी में से एक आंकड़ा क्लियर होगा, ठीक है। अब ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, ये टोटली एक अलग सेपरेट वर्क हो जाता है कि भैया ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि इस तरह का अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तब आदमी उसमें जाता है ना, तब वो एक फ्लरिशिंग करियर देखता है। अदरवाइज वो नेट जेआरएफ का जो करियर है, इसमें 90% लोग, बहुत सारे लोग इसी उद्देश्य से एनरोल करते हैं कि यार किस तरह एग्ज़ाम दे लेते हैं और देखते हैं, क्या पता अंधे के हाथ बटेर लग जाए और स्कॉलरशिप मिल जाएगा, पीएचडी में एडमिशन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अमूमन मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा देखा नहीं है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि शायद गिनती में कोई होगा, ठीक है, अंधेरे में दिया लेके सुई ढूंढने जैसा, जिसको मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे नेट जेआरएफ में इस तरह का प्लान बनाया हो और उसका प्लान लिटरली सक्सेसफुल हो गया हो। बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है कि कोई ऐसा बच्चा सोचे कि हम जाके ये सब 3-5 करेंगे और वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी इंडिया के हायर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको पीएचडी वगैरह करवाते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर इंटरव्यू जरूर होता है, तो वो बहुत ही सेलेक्टिव रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, बहुत सेलेक्टिव रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और यूजीसी नेट जेआरएफ का एक नॉर्मल एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम जाके दोगे, पास कर लोगे तो तुमको यूजीसी एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा कि भैया तुम नेट का एग्जाम पास हो, ठीक है। उसके बाद उस पोस्ट ग्रेजुएशन और उस नेट के जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उन दोनों को लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करते हो पीएचडी के लिए। जब आप पीएचडी में अप्लाई करोगे, एडमिशन ले लोगे, तभी आपको फेलोशिप भी मिलता है, अदरवाइज फेलोशिप नहीं मिलेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हमको ध्यान रखना है कि लेट से कि अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट का पेपर दे रहा है तो क्या जेआरएफ का एग्जाम उससे अलग है? नहीं। देखो होता क्या है ना कि एक कॉमन सा पेपर होता है, ठीक है, एक कॉमन सा पेपर होगा, ठीक है। और लेट से तुम्हारा कोई से भी पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो, जिस भी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट होगे, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर होगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको आएंगे। बेसिकली आपको पेपर में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। तो उसके बाद होगा क्या, जो भी आप पेपर दोगे, लेट से कि तुम एग्जाम पास कर लिए, ठीक है, तो होता क्या है, जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दोगे तो ना, उस पेपर में वो लोग कई लेवल बना देते हैं कि जैसे मान लो आउट ऑफ 100 जितने बच्चे, एक हाइपोथेटिकल दे दे रहा हूँ कि लेट से 65 का मतलब कट ऑफ सेट किया गया है, तो आउट ऑफ 100 जो है, जितने बच्चे 65 पाए हैं वो सब के सब जेआरएफ क्वालिफाइड है। जेआरएफ क्वालिफाइड हो मतलब कि साथ में यूजीसी नेट भी तुम क्वालिफाइड हो, नेट जेआरएफ दोनों पास है। जितने बच्चे 65 पाए हैं, 65 से ऊपर जितने भी बच्चे पाए हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो आउट ऑफ 100 65 का बेंचमार्क सेट कर दिया गया, तो ये कहा गया कि भैया जितने बच्चे 65 या 65 से ऊपर पाए हैं वो सारे के सारे यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में क्वालिफाइड है, ठीक है। जितने बच्चे 65 से ऊपर पाए हैं वो यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड है। फिर दूसरा क्या दे दिया जाएगा, अच्छा, जितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 58 से ऊपर पाए हैं, 58 से ऊपर पाए हैं और 65 से नीचे पाए हैं, ऐसे बच्चे केवल और केवल नेट का एग्जाम पास है, ठीक है। तो होगा क्या, जब जो बच्चा केवल नेट का एग्जाम पास रहेगा वो पीएचडी में एडमिशन लेगा तो उसको फेलोशिप नहीं मिलता है,
ठीक है। और अब ये नहीं कि सर हाँ मेरे तो एक भैया हैं उन्होंने नेट दिया तो उनको फेलोशिप मिलने लगा। अरे फेलोशिप भी कई तरह का होता है यार। मान लो तुम एडमिशन लिए पीएचडी में, ठीक है, तो वहाँ दूसरे तरह का कोई फेलोशिप था वो मिलने लगा। लेकिन ये जेआरएफ वाली फेलोशिप होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि उसी पेपर में अलग अलग मार्क्स के हिसाब से मेरिट सेट कर दिया जाता है। लेट्स से कि आउट ऑफ 100 जितने बच्चे 65 पाए थे वो जेआरएफ भी पास हैं, और ऑब्वियसली 65 पाए हैं तो नेट तो पास है ही जेआरएफ के साथ साथ। और कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ 57 एंड अबव पाया है तो वो बच्चा केवल और केवल नेट पास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको उल्टा समझ लो, बात तो किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो आउट ऑफ 100 जितने बच्चे ऐसे हैं जो 57 से ऊपर पाए हैं तो सारे के सारे यूजीसी नेट पास हैं। मान लो आउट ऑफ 100 एक 57 में हाइपोथेटिकल मार्क्स दे रहा हूं, ऐसा मत समझना कि 57 नंबर का कोई वो है, हर साल कट ऑफ सेट किया जाता है। तो आउट ऑफ 100 जितने बच्चे 57 से ऊपर पाए हैं सब यूजीसी नेट पास है। और उसी में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो 65 से ऊपर पाए हैं तो उन सबको जेआरएफ भी मिलेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये यूजीसी नेट, ये जेआरएफ, ये सब तभी काम आता है जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो। अगर पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हो तो सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं, फाड़ के फेंक दीजिए, कहीं काम नहीं आएगा। फिर उसका वही उसका यूज ही है। ठीक है, कि आप वहां पर जाके वो करिए। दूसरा क्या हो सकता है, फाड़ के मान लो नहीं फेंके हो तो क्वालिफाई किए हो तो किसी लेक्चरशिप के जॉब में कहीं किसी प्राइवेट संस्था में अप्लाई किए तो तुम वहां बोल सकते हो कि हम यूजीसी नेट भी पास हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा देख लेगा, वो टोटली अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड पर है। ठीक है, अगर आपको उसको सरकारी यूज करना है तो सिर्फ नेट पास करने पर नहीं कुछ मिलता है। इसीलिए अच्छे खासे कैंडिडेट तुमको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि हम नेट पास हैं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाए। अरे हम तो पास कर लिए, नेट क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ पास करके घर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो रिसर्च वाला आइडिया आपके दिमाग में नहीं रहेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज, जब तक आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं करोगे। अब प्रॉब्लम जानते हो कहां पर आती है यार, पीएचडी का सीट इतना कम होता है ना कि जो बच्चे जेआरएफ पास होते हैं उन्हीं से सीट भर जाती है, उनको भी एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, मेरा ही जो है एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था, उसने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। अब सिंस उसका ग्रेजुएशन जो है ना, उसका ग्रेजुएशन जो है हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं था, तो अब उसने अप्लाई किया। आप बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, जेआरएफ क्वालिफाइड बंदा। जेएनयू ने मना कर दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, जामिया ने मना कर दिया, फिर जाके कहीं रोहिलखंड या कहीं पर उसने एडमिशन लिया है, या फिर गुजरात की किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है। तो फिर आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा 4 जगह। क्योंकि देखो इस बात को आप समझिए कि किसी भी आप सब्जेक्ट से हो, लेट से किसी भी जो है सोशल साइंस के आप सब्जेक्ट से हो, अगर तुम पास कर रहे हो तो तुम पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, और अप्लाई करोगे तो कोई जरूर थोड़ी होता है रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तब तुमको एडमिशन देंगे। और हाँ, जब एडमिशन देते हैं तो वहीं पर लॉजिक आता है फेलोशिप का। सरकार ये फेलोशिप इसलिए देती है कि तुम्हारे प्रपोजल को ठीक तरीके से संपन्न करने के लिए तुमको पैसे की जरूरत होगी। लेकिन अब हम लोग क्या माइंडसेट बना रहे थे, एक बार फेलोशिप मिल जाए फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो फेलोशिप भी नहीं मिलता है। ठीक है, एग्जाम का भी ऐसा दस्तूर है कि फिर बच्चे का पीएचडी में एडमिशन हो भी नहीं रहा था, क्योंकि इंटरव्यू वाले यही तो फिल्टर आउट करने के लिए बैठे हुए हैं वहां पर। और पीएचडी में ना इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा, कि वो आपसे क्या चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा अगर हम उसमें करियर बना रहे हैं तो ये होना चाहिए। अदरवाइज फिर आप ये वाला को तर्क दे सकते हो कि अरे सर वो तो पीएचडी इसलिए बनाया कि बेरोजगार कहलाने से अच्छा है कि तुम यही सब करो। तो उसका जो लॉन्गर टर्म में लॉजिक है ना, वो बेसिकली वैसा ही है। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा डिटेल में शेयर करके भी दिखा दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। किसी ने मुझे मेरे को स्क्रीन पर पिन कर रखा होगा तो प्लीज़ आप मुझे पिन पे से हटा दीजिए। और आपके आगे देखो एक मैं वो शो कर रहा हूँ, एक कट ऑफ वगैरह शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये दिसंबर 2023 का है। अगला पेपर आप लोगों को पता है कि इसी साल जून 2024 में होने वाला है। ठीक है, उसका फॉर्म अभी रिलीज होगा। तो लेट से देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब केवल यूजीसी नेट पास हो तो। ठीक है, और यहाँ देखो दोनों पास हो तो इसमें देखो कि कट ऑफ का मार्क्स ज़्यादा है। अब जैसे लेट से मान लो हिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो, ठीक है, जनरल कैटेगरी में क्या है, नेट पास करने के लिए आउट ऑफ 300 कितना है, 182 मार्क्स है। और उसी पेपर में जो बच्चा 204 नंबर पाया है उसको जेआरएफ भी मिला है। ठीक है, अब तुम एक डिफरेंस देखो, 2089 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नेट पास है, और सिर्फ 167 ऐसे हैं जो जेआरएफ पास है, नेट के साथ साथ जेआरएफ पास है। एंड आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री से जेआरएफ का कितना सीट होगा रिसर्च करने के नाम पर, 5, 7, 10 भी नहीं होगा ठीक से। जेएनयू में भी सेम सीन है। तो बस यहीं पर बात फंस जाती है। तो वो लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो इस 167 में से उठा लेते हैं, ये वाला बच्चा रह जाता है, तो उसको लगता है यार कि अच्छा हम पास भी कर लिए तो कुछ हो नहीं रहा है।
ठीक है, तो बेसिकली ना ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे चल रहा है। और पता है अगर ये प्लान आपके माइंड में नहीं है कि ये कैसे चल रहा है, तो पता है आपको ना तभी आपको करियर में फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि होता क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान सुन के कि नेट जीआरएफ का फॉर्म निकला है भर दो, ऑनलाइन तुमको कोई कोर्स पकड़ा दिया 500 1000 2000, आप सस्ता महंगा कोर्स देख के ज्वाइन कर लिए, वो गड़बड़ वहीं पर होती है। जैसे मैंने जो आपको पूरी बात समझाई है, ये पूरा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए जब पीजी में एडमिशन ले रहे हो तब से, कि हमको कैसे पेपर देना है और ये क्या लॉन्गर टर्म वो हो सकता है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं पीएचडी में बहुत टाइम लगता है, अभी ये कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि तुम्हारे रिसर्च में कितना समय लग रहा है। ठीक है, बहुत लोग का 2 साल 3 साल 4 साल डिपेंड करता है कैसा है। ठीक है, उसी में कोई तुमको समझा देगा अरे जेआरएफ के बाद एसआरएफ भी मिलता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अरे तुम्हारा जो जूनियर में रिसर्च वाला काम है कंप्लीट नहीं हुआ है और बढ़िया रिसर्च कर रहे हो तब तो मिलेगा, तो टोटली एक अलग एंगल हो जाता है। खैर, तो देखो ये एक डेटा होता है। तो लेट से कोई और सब्जेक्ट आप ले लो, लेट से मैं कॉमर्स ही ले लेता हूं। ठीक है, तो अब कॉमर्स में क्या कह रहा है कि 160 मार्क्स चाहिए, जो जितने बच्चे जो है आउट ऑफ 300 जो है 160 मार्क्स पाए होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं। ये मत समझ लेना कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो कितने बच्चे हैं जो 160 से ऊपर पाए हैं, 1053 बच्चे। और उसी में जो जेआरएफ पाए होंगे उनको 184 मार्क्स चाहिए होगा आउट ऑफ 300, और वो कितने हैं, मात्र 84। और गिनती की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, बहुत लिमिटेड सीट होंगी जो कॉमर्स में आपको पीएचडी करा रही हैं, तो वो 84 से ही भर जाती हैं। तो इसीलिए जो फेलोशिप वगैरह भी होता है, जब तक आप पीएचडी में एडमिशन न ले लो तब, और सिर्फ यही क्वालिफाई करने से काम नहीं बनता है। तो अब देखो यार, बात आपको यही समझना है यहाँ पे कि यार अगर आप एज अ कैंडिडेट सोच रहे हो देने के लिए, तो तुम्हारा लक्ष्य 160 नहीं 184 वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री का दे रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका लक्ष्य ये 182 वाला नहीं 204 नंबर वाला होना चाहिए। ठीक है, जब वो चीज रहेगा ना तो सीरियसली आप कुछ मतलब बेहतर अपने आगे फाइंड करोगे। और उसी तरह देखो कि सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पर शो कर रहा है। बहुत सारे बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देते हैं, देखोगे यहाँ मार्क्स का वही सारा कुछ आपको शो कर रखा है, कितने बच्चे उससे वो हैं जो जेआरएफ वगैरह पास कर रहे हैं। लेट्स से कि एक मैं पॉलिटिकल साइंस का भी देख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल साइंस में क्या कह रहा है। पॉलिटिकल साइंस में क्या कह रहा है कि जितने बच्चे 190 पाए हैं, 190 से ऊपर पाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट पास है, सिर्फ नेट का एग्जाम पास है। दैट मींस कि केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आएगा तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, कितने बच्चे पास हैं, 2253, और जितने 216 से ऊपर पाए हैं ये सारे के सारे जेआरएफ हैं। ठीक है, 190। अब देखो एक यूजुअल कन्वेंशन भी है, मैं आपको समझाऊं। एक बेसिकली यूजुअल कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है, ऐसा कहा जाता है, कोई जरूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट ऐसा ही फॉलो हो, कि जितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं ना, उसमें से 6% बच्चों को यूजीसी नेट पास किया जाता है और 1% बच्चों को जेआरएफ। ठीक है, जितने बच्चे भी फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा कहा जाता है। लेट से किसी एक सब्जेक्ट में 2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो उसका 6% हो जाएगा 12,000, तो 12,000 बच्चों को नेट पास करेंगे ये लोग, और 1% बच्चों को जो है जेआरएफ पास करेंगे। दैट गोज फॉर ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको चीज देखने के लिए मिलेगा कि एक कन्वेंशन कहा जाता है। तो लेट से कि 1 लाख बच्चे भरे हैं, तो 1 लाख में क्या होगा कि 6% यानी कि 6,000 बच्चों को नेट पास किया जाएगा और 1% बच्चों को जो है जेआरएफ। तो एक ये कन्वेंशन सा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो अब किसी को लेट से एलिजिबिलिटी वगैरह पे कुछ क्वेश्चन, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह पे कुछ क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। पेपर में क्या होता है ना, बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। आप कोई सा भी आपका डोमेन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ध्यान दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो बेसिकली ये वाला है, पेपर 2 जो होता है। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो तुम मान लो तुम कॉमर्स के हो तो तुमको कॉमर्स का 100 क्वेश्चन मिलेगा, तुम हिस्ट्री के हो तुमको हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन मिलेगा, तुम पॉलिटिकल साइंस के हो तुमको पॉलिटिकल साइंस का 100 क्वेश्चन मिलेगा, तुम हिस्ट्री के हो तो तुमको हिस्ट्री का, और तुम एजुकेशन से हो तो तुमको एजुकेशन का 100 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल इस तरह से होता है। ठीक है, फिर होता है पेपर 1। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ये तमाम सारे सब्जेक्ट तुमको दिख रहा है, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, हिस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन, पबैड, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, अरबी, जितना भी 106 सब्जेक्ट हैं अलग अलग, कोई सा भी तुम चूज कर लो, सबके लिए पेपर 1 कॉमन है जो 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेली बाइट्स की साइड से नूपुर मैम बैठी हुई हैं, वो भी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। तो उनका डेली बाइट्स के ऐप में या डेली बाइट्स की वेबसाइट पर पेपर 1 का पूरा कंटेंट भी अवेलेबल है।
कोई कैंडिडेट अगर ऐसा है जो इस साल यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दे रहा है, तो वो नुपुर मैम के उस कोर्स मॉड्यूल को एक्सेस भी कर सकता है। वो खुद भी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, 2 बार नेट है, एक या 2 बार जेआरएफ भी हैं वो मैम, 2 बार जेआरएफ है एंड 2 बार आई गेस नेट है। तो आप उनसे भी पेपर 1 का पूरा गाइडेंस ले सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का रहता है। तो पेपर 1 आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो कॉमन है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों पेपर मिला के आपको टोटल कितना मिलता है, 3 घंटे में पेपर बेसिकली करना होता है। तो वही जो 300 मार्क्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है आपको, 100 ये और 200 ये, टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, उसी के बेसिस पर ये कट ऑफ तुमको बना हुआ है देखने के लिए मिल रहा है। आउट ऑफ 300 ये शो कर रखा है कि पर सब्जेक्ट के हिसाब से कितना कितना है और जेआरएफ के लिए कितना गया। तो ऐसा मत सोचना कि जेआरएफ के लिए कोई अलग से पेपर होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई अभी तक जो सारी बात नेट जेआरएफ के एग्जाम के रिगार्डिंग चल रही थी। और यहाँ पर नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी देख रखा है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब नेट जेआरएफ पेपर इतना कठिन आता है ना कि अगर ये नेगेटिव मार्किंग कर दें तो अच्छे की हालत खराब हो जाएगी पेपर क्लियर करने में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या है, वही जनरल कैटेगरी वगैरह से जो इसका भी 55% मार्क्स है मास्टर्स डिग्री में, और जो भी अपीयरिंग वगैरह कैंडिडेट है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो सब लोग फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसेंट डेज में जो एक चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये भी जान लो कि पेपर ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है, एग्जाम सेंटर लोकेट होगा, वहाँ जाकर आपको देना होता है। रिसेंट डे में एक जो चेंज किया गया है इस साल से, जून 2024 का जो पेपर होगा, रिसेंटली जो है यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे, इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो भी बना रखा है इस पर, कि 27 मार्च से ये नोटिस आया है। क्या बोला गया है कि वो जो आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो, उसी पेपर के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। किन किन चीज़ों के लिए ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी 1, एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, जेआरएफ हो तो नेट पास हो ही, ठीक है, तो पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और ध्यान दीजिएगा, कहीं भी लिख रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर ना, भाई तुम असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दैट डजंट मीन कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर का डेजिग्नेशन बहुत अच्छा डेजिग्नेशन है, 6000 पे ग्रेड का जॉब होता है। तो हलवा नहीं है कि आप बस सोचिए कि पास किया और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, ये ऐसे नहीं है। एक जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले क्वालिफाइड लोग होते हैं, 5400 पे ग्रेड की जॉब होती है वो। अगर आपको पे ग्रेड का आइडिया नहीं है, नहीं समझ है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे समझ लो वो 5400 पे ग्रेड का होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर 6000 पे ग्रेड का होता है, ठीक है। खैर, तो जितने लोग भी इस तरह का नेट का एग्जाम पास करेंगे वो सारे के सारे पीएचडी विद जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, मान लो तुम जेआरएफ नहीं क्वालिफाई किए हो तो भी तुम पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब निकले तो उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, वो दोनों भी नहीं कर पाए हो, मान लो वो दोनों भी नहीं कर पाए हो, मान लो तुम जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए, तुम नेट भी नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो तुम्हारा वो जो यूजीसी नेट का स्कोर है ना, उसको यूज किया जा सकता है पीएचडी में एडमिशन देने के लिए। एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कि केवल और केवल जो है आप उस नेट के बेसिस पर जो है आप जो आपका स्कोर आएगा, तुम चाहे क्वालिफाई हो ना हो, जेआरएफ पास हो ना हो, तो भी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि ये जो बात है ना, ये डेली बाइट्स के यूट्यूब पर नहीं कवर किया गया। दो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्यों नहीं कवर किया गया है। यार सिंपल सी बात है, वो जो ऑनलाइन आके हो हल्ला करने का कोई मतलब नहीं, झुंझुना दे दिया गया है। अभी आपको मैंने समझाया ना भाई, जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है, सीट ही देखो ना कितना है, जो जेआरएफ वाले हैं उनसे ही पीएचडी का सीट भर जाता है, ठीक है। लेट्स से कि मैं हिस्ट्री का एक एग्जांपल दे रहा था, तुम पॉलिटिकल साइंस ही ले लो एज एग्जांपल। अब यहाँ 190 बच्चे अगर जेआरएफ पास है ना, तो इन्हीं से सीट भर जाता है पीएचडी में एडमिशन का। तुम ये बताओ इसको कैसे एडमिशन मिलेगा जो केवल नेट के स्कोर पर अप्लाई कर रहा है। गवर्नमेंट ने कह दिया हाँ तुम भी भर सकते हो, लेकिन क्या इसको मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं, जो नेट वाले बच्चे हैं, इन्हीं से भर जाएगा पीएचडी में सारा सीट। जब सीट ही फिल हो जाएगी तो कैटेगरी 3 में तुमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब इन्होंने क्या कह दिया है कि जितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल नेट का पेपर दे रहे हैं, उसी स्कोर के बेसिस पर आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जा सकता है। हाँ, दिया तो जा सकता है, लेकिन मिलेगा कैसे? इन्हीं लोगों से तो भर जाएगा, ऊपर वालों से। तो सिंपल सा बात है, सेम के पेपर के स्कोर पर अगर आप जेआरएफ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीएचडी एडमिशन है, तीनों के लिए एलिजिबल है। और अगर ऐसा है कि स्कोर कम है तो जेआरएफ नहीं मिलेगा, और कोई ऐसा है कि स्कोर बहुत कम है तो तीनों में छोड़ दो, तुम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। इन्होंने इस तरह का एक डिवीजन करके आपको इन्फॉर्म कर दिया है।
एंड हाँ, लास्टली इस सेशन का यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 10 जून से 21 जून के बीच में होगा। ये एनटीए ने अपना कैलेंडर जारी किया था 14 सितंबर को, तभी इन लोगों ने इन्फॉर्म किया था। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस साल का पेपर 10 जून से 21 जून के बीच में होगा और इस साल का अभी तक फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, अब जिन भी कैंडिडेट्स को यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप प्लीज़ अपना हैंड रेज कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेरीज होंगे मैं ले लूँगा, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन।